दुनिया में सबसे ज़्यादा खाना उगाने वाले देशों में चाइना के बाद भारत आता है दूसरे नंबर पे। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 125 देशों में 105वें नंबर पर हैं। लगभग 20 करोड़ लोग इस देश में रोज भूखे सोते हैं। ये दोनों चीजें साथ में कैसे हो सकती हैं? एक तरफ आप सबसे ज्यादा फूड प्रोड्यूस कर रहे हो और दूसरी तरफ भूखमरी भी सबसे ज्यादा आप ही के देश में। इसके कई रीजंस हैं, जिनमें गरीबी और इनइक्वालिटी सबसे बड़े कारण हैं। लोगों के पास पैसे ही नहीं है अच्छे न्यूट्रिशन वाला भोजन खरीदने के। पर मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ एक ऐसे कारण की जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, और वो है फूड वेस्ट। देखो, किसी भी फूड को बनाने में लगते हैं रिसोर्सेस, जमीन, पानी, बिजली, मेहनत, पैसे, और फिर वो फूड यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने के बाद हम तक पहुँचता है। इस पूरी प्रोसेस के हर एक स्टेप पर फूड वेस्ट होता है, जिसे रोका जा सकता है। शुरुआत होती है फार्म से। भारत में हर साल अनाज का 10% हार्वेस्ट के तुरंत बाद ही वेस्ट हो जाता है, मतलब सीधा 7,000 करोड़ का नुकसान। कारण है कि भारत में स्टोरेज की हालत अच्छी नहीं है। कीड़े खा जाते हैं, चूहे और पक्षी खा जाते हैं, या खाते नहीं है तो खराब तो एटलीस्ट कर ही देता है। उसके बाद वो फूड ट्रांसपोर्ट होता है मार्केट तक और फिर से रास्ते में ही सड़ जाता है, क्योंकि भारत में प्रॉपर कोल्ड चेन सिस्टम नहीं है कि पेरिशेबल फूड्स, यानी वो फूड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं जैसे फल और सब्जियां, उन्हें रेफ्रिजरेट करके ढंग से ट्रांसपोर्ट किया जाए, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए। उसकी कमी के कारण वो फूड रास्ते में ही खराब हो जाता है। नाउ ये जो फूड वेस्ट अब तक हुआ उसे एक्चुअल में फूड लॉस कहा जाता है। वो वेस्ट नहीं हुआ, उसका नुकसान हुआ है। और इसे रोकने के लिए सरकार प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जैसे इनिशिएटिव्स भी लाई है, जिसमें इन्हीं चीज़ों पर फोकस होता है कि कोल्ड स्टोरेज बेहतर हो, बड़े बड़े फूड पार्क्स बनाए जाएं और ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया जाए। ये सब कुछ है फूड लॉस को कम करने के लिए। अब फूड वेस्ट, जो कि इस वीडियो का टॉपिक है, वो एक्चुअली में अब होगा जब वो फूड हमारे सामने आएगा। परफेक्टली खाने लायक फूड को बाजार में आने के बाद कोई भी नहीं खाएगा और उसे फेंक दिया जाएगा। जितना भी फूड हार्वेस्ट होने के बाद मार्केट तक पहुंचता है, उसका फिर 19% वेस्ट हो जाता है। यानी अगर 5 किलो फूड मार्केट तक पहुंचा है तो उसमें से 1 किलो फूड लगभग वेस्ट हो जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है हमारे घरों में। लोग ज़्यादा फूड खरीद लेते हैं, अलग अलग फूड आइटम्स खरीदते हैं। वो चाहता है कि उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ ऑप्शंस हो अलग चीज़ें खाने के। भारत में पिछले 10 सालों में इस विषय पर कुछ स्टडीज़ हुई हैं, जिनके अनुसार एक भारतीय ऑन एवरेज 55 किलो फूड हर साल वेस्ट करता है। 55 किलो फूड हर एक व्यक्ति भारत का, जिसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है हमारे घरों में। और घरों के बाद फूड वेस्ट में एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है हमारी शादियाँ। शादी में जितने ज़्यादा खाने के आइटम्स होंगे उतना ऊंचा उस बंदे का स्टेटस माना जाता है। लोग शादी में आते हैं तो अधिकतर तो पनीर की सब्जी पर ही टूट पड़ते हैं, जबकि रिपोर्ट्स के अनुसार मार्केट में उपलब्ध 80 से 90% पनीर नकली है और वो खाने लायक नहीं है। दूसरी ओर कोई सादा सिंपल आइटम होता है, चावल, रोटी, पूरी, उनकी तरफ तो कोई देखता भी नहीं। बेंगलोर में की गई एक स्टडी में भी यही पाया गया कि शादियों में चावल और सीरियल्स सबसे ज़्यादा वेस्ट होते हैं, बेसिक फूड आइटम्स। पूरा ये जो बफे का कल्चर है, ये फूड वेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। जितना भी खाना किसी शादी में बनता है उसका लगभग 22% वेस्ट हो जाता है। केवल एक बेंगलोर शहर की शादियों में हर साल लगभग 950 टन खाना वेस्ट हो जाता है। इतने फूड में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग खा सकते हैं। सिर्फ एक बेंगलोर शहर में हुई शादियों की बात हो रही है, बस एक शहर में। रेस्टोरेंट्स का भी यही हाल है। आप सोच ही सकते हो कि ज़्यादा खाना बनाने पर या कस्टमर की थाली में खाना छूटने पर वो सारा खाना वेस्ट हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि हमने पैसे दे दिए हैं तो हमने उस फूड को खरीद लिया, अब हमारी मर्जी है कि खाना है या नहीं खाना है। और वो जगह है जो बफे और रेस्टोरेंट्स को कंबाइन कर देती है, बफे रेस्टोरेंट्स, वहाँ पर तो और भी बुरा हाल है। प्रेजेंटेशन के लिए ही इतना खाना लगा दिया जाता है कि उसमें न जाने कितने फूड को तो कोई हाथ भी नहीं लगाता। तो ऐसे में रेस्टोरेंट्स और शादियों से बड़ी मात्रा में खाने लायक फूड वेस्ट हो जाता है, जो कभी किसी को सर्व नहीं किया गया, वो बस रखे रखे ही खराब हो गया। अब सोचो कितना अच्छा हो अगर ये फूड वेस्ट होने के बजाय उन करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए जिन्हें भोजन उपलब्ध नहीं है। एग्जैक्टली यही चीज़ कर रही है 2014 में इस्टेब्लिश हुई एक संस्था जिसका नाम है रॉबिन हुड आर्मी। ये रेस्टोरेंट्स, शादियों और कम्युनिटी से बचा हुआ खाना इकट्ठा करते हैं और उसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं। आज RHA भारत के 400 से ज़्यादा शहरों में काम कर रही है,
जिसमें 2 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर्स शामिल हैं। ये कई रेस्टोरेंट से टाई अप करते हैं और वहाँ से बचा हुआ खाना लेकर गरीबों में बांटते हैं। इसमें जो वॉलंटियर्स होते हैं वो भी संस्था में काम नहीं करते, वो बस वॉलंटियर्स हैं। सबकी अपनी जॉब है, अपना काम धंधा है, वो बस समय निकालकर फ्री टाइम में ये सब करते हैं। आरएचए कोई डोनेशंस भी नहीं लेती, क्योंकि ये काम करने वाले लोग अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं। आप चाहो तो खुद भी कल इसके वॉलंटियर बन सकते हो, या फिर अगर आपकी कम्युनिटी में कोई इवेंट हो रहा है, शादी है, पार्टी है और उसमें काफ़ी फूड बच रहा है, तो आप आरएचए से कॉन्टैक्ट करके वो खाना डोनेट करवा सकते हो। जब मैंने पहली बार रॉबिनहुड आर्मी और इस फूड के डिस्ट्रीब्यूशन वाले कॉन्सेप्ट के बारे में सुना तो मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई थी। अगर आपके शहर में आरएचए है तो मैं कहूँगा कि एटलीस्ट कॉन्टैक्ट तो आपको करना ही चाहिए। पता होना चाहिए कि मेरे शहर में ये लोग हैं, ये ऐसा काम करे और इनका एक कॉन्टैक्ट है। आप चाहो तो खुद भी उनसे जुड़ सकते हो, और कभी अगर किसी इवेंट में खाना बचता है तो उसे आप डोनेट करवा सकते हो। बहुत ही सही चीज़ है। रॉबिनहुड आर्मी के अलावा और भी संस्थाएं हैं जो इस दिशा में काम कर रही है। उदाहरण के लिए अन्न क्षेत्र फाउंडेशन, जो 2010 में शुरू हुई थी और अब ये 1500 से ज़्यादा होटल्स और मैरिज हॉल से फूड कलेक्ट करती है। वापस आते हैं फूड वेस्ट पे। यहाँ पर बात ना केवल फूड को वेस्ट करने की नहीं है। ये जो फूड वेस्ट होता है ये जाता कहाँ है? ये जाता है लैंडफिल्स में, बड़े बड़े गड्ढों में, और वहाँ पर जाकर ये सड़ता है। और जब ये सड़ता है तो निकलती है मीथेन गैस, जो क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देती है। पूरी दुनिया की 8 से 10% ग्रीन हाउस गैसेस केवल फूड वेस्ट के कारण ही आती हैं। हम हर साल इतना खाना वेस्ट कर देते हैं कि अगर उसको देशों की लिस्ट में देखें तो क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने में वो 3रे नंबर का देश होता। यूएसए और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा एमिशन फूड वेस्ट से हो रहा है। मतलब दुनिया भर में जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका 10% सिर्फ और सिर्फ हमारे द्वारा वेस्ट किए हुए खाने के कारण हो रहा है। आप जितना इस बारे में सोचोगे उतना आपको ये प्रॉब्लम स्टूपिड लगेगी। एक तरफ करोड़ों लोगों को खाना नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ न जाने कितने टन खाना फेंका जा रहा है, और वो फेंका हुआ खाना फिर पृथ्वी को और बर्बाद कर रहा है। थोड़ा बहुत भी नहीं, काफी बर्बाद कर रहा है। फाइनली इस सब का ऑब्वियसली एक बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 90,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का नुकसान फूड लॉस के कारण हुआ था 2014 में, 11 साल पहले। ध्यान रखना ये फूड लॉस की बात हो रही है, वो लॉस जो हम तक खाना पहुंचने के पहले ही हो जाता है। भारत में फूड वेस्ट पर थोड़ी कम रिसर्च है कि हमारे तक खाना पहुंचने के बाद में जो फूड वेस्ट होता है उसका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। पर मेरे देखे ये नंबर भी बड़ा ही होगा, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा फूड वेस्ट करने वाले देशों में आता है। पूरी दुनिया की बात करें तो फूड लॉस और वेस्ट को मिलाकर कम से कम $1 ट्रिलियन का नुकसान हर साल होता है। कंपैरिजन के लिए पूरे भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है। ये बात कितनी ज़्यादा गंभीर है इसे समझते हुए कई देशों ने फूड वेस्ट कम करने के लिए कदम उठाए हैं। जैसे फ्रांस ने सुपरमार्केट्स के लिए एक लॉ बनाया है, जिसके तहत ऐसा फूड जो इंसानों के खाने लायक है लेकिन बिक नहीं पाया उसको फेंका नहीं जा सकता, वो इलीगल है। उस फूड को फूड बैंक्स में या फिर लोकल फूड चैरिटीज़ को डोनेट करना ज़रूरी है। और वो फूड जो इंसान नहीं खा सकते लेकिन वो बच गया है उसको कंपोस्ट बनाने में, जानवरों को देने में या फिर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करना होगा, पर फेंका नहीं जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो उन पर 75,000 यूरोज यानी लगभग 67 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। साउथ कोरिया ने पे एज यू थ्रो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें लोगों को फूड वेस्ट अलग से बायोडिग्रेडेबल बैग्स में डालना होता है और फिर इन बैग्स को तोलकर उन घरों से उसी हिसाब से पैसे लिए जाते हैं कि आपने इतने किलो फूड वेस्ट जनरेट किया है तो आपके इतने रुपए हुए। हमने देखा कि सबसे ज़्यादा फूड वेस्ट हाउस होल्ड्स में यानी हमारे घरों में ही होता है, और उसे रोकने के लिए डेनमार्क ने स्टॉप वेस्टिंग फूड कैंपेन चलाया। लोगों में फूड वेस्ट के प्रति जागरूकता फैलाई, उन्हें बताया कि भाई ये फूड वेस्ट इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे इसे रोका जा सकता है, इसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, और इसके चलते 25% तक फूड वेस्ट कम हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि फूड वेस्ट कम हो ही नहीं सकता, इसको कम करने की सक्सेस स्टोरीज हैं। इसके लिए अवेयरनेस और लॉ दोनों की ज़रूरत होगी। आने वाले समय में इस धरती पर 10 अरब लोग होने वाले हैं। मेरे हाथ में नहीं है, मैं बच्चे पैदा नहीं करने वाला, पर मेरे किए बिना ही 10 अरब हो जाएंगे। ऐसे में अगर हम चाहते हैं कि हम 10 अरब लोगों का पेट भरें तो हमें अपने फूड सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना होगा। आप और मैं सप्लाई साइड की इश्यूज़ का कुछ नहीं कर सकते, फूड लॉस हमारे हाथों में नहीं है, पर फूड वेस्ट पर हमारा पूरा कंट्रोल है।
होपफुली इस वीडियो से आपको समझ आई होगी और कहीं अगर आप फूड वेस्ट होता हुआ देखोगे तो उसे रोकोगे। अगर किसी इवेंट में फूड वेस्ट हो रहा है तो उसे आप डोनेट करवाओगे। इस सब के अलावा जब भी फूड की बात होती है तब पेस्टिसाइड्स का ज़रूर बोला जाता है कि भाई बड़े लेवल पर पेस्टिसाइड्स हमारे खेतों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसका प्रभाव मिट्टी पर और इंसानों की हेल्थ दोनों पर पड़ रहा है। पेस्टिसाइड्स का इशू एक्चुअल में कितना ज़्यादा बड़ा है और इसका क्या कभी कोई सोल्यूशन निकाला जा भी सकता है या नहीं, इस बारे में सभी फैक्ट्स जानने के लिए आपको देखना होगा ये वीडियो।